हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह शक्तावत और मैंने एसएससी सीजीएल 2018 के अंदर अप्रॉक्स 540 का स्कोर अचीव किया है आउट ऑफ 600। और आज मैं आपके साथ में बात करने वाला हूँ इंग्लिश की स्ट्रेटजी के ऊपर। और इंग्लिश के अंदर फ्रेंड्स मेरे 2018 के अंदर मेंस में 189 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 200। और इस स्कोर को मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया है, बहुत मेहनत करी है मैंने इसके ऊपर, मुझे काफ़ी टाइम भी लगा है इसके ऊपर। और मैं आपको बताऊँ, मेरा फर्स्ट जो मेंस मैंने दिया था उसके अंदर मेरे 106 मार्क्स ही थे, और तो मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया है। तो मैं आपके साथ में अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी और पूरी की पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं इंक्लूड करके आया हूँ। मैं आपके साथ बुक्स शेयर करूँगा, मैं आपके साथ टॉपिक वाइज जितना भी डिस्कशन हो सकता है कि फ्रेजल वर्ब को कैसे करना है, और आपको वोकैब को कैसे हैंडल करना है, ग्रामर को कैसे हैंडल करना है, ये सब कुछ डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ जो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ये है फ्रेंड्स 1:3 का एक कंसेप्ट है, वो जो मेरा पर्सनल कंसेप्ट है, वो एक्यूरेसी के लिए है, एक्चुअली आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। और इसके बाद में मैं आपके साथ में सबसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि एग्ज़ाम में आपका क्या माइंडसेट होता है और आपको किस तरीके से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम अपना दे पाओ और मैक्सिमम मार्क्स आप वहाँ से ले पाओ। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश का जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वो बेसिकली आपकी माइंड की कॉम्प्रिहेंशनल डेक्सटेरिटी को चेक करने के लिए होता है। इसके ऊपर आपको 3 मेन पिलर्स होते हैं जिसके ऊपर आपको वर्क करना है। फर्स्ट होता है आपको इंग्लिश लैंग्वेज की सेंस बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। सेकंड नंबर पे आपको वोकेबलरी के ऊपर बहुत फोकस करना है। वोकेबलरी फ्रेंड्स उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी एक बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स की ज़रूरत होती है। और थर्ड नंबर पे आपको वर्क करना है अपनी ग्रामर पार्ट के ऊपर। दोस्तों, ग्रामर और वोकैब तो आप काफ़ी सारी बुक्स से भी इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन आप जो अपनी अंडरस्टैंडिंग और जो सेंस आपको बिल्ड करना है, ना तो वो आप किसी प्रॉपर बुक से आप रीड करके या याद करके आप डेवलप कर सकते हो, ना ही कोई टीचर आपको वो आपको चीज़ इम्प्रूव करवा सकता है। वो आपको खुद ही अपने खुद के ऊपर मेहनत करनी होगी। आप एक काम कर सकते हैं, इसके कोई भी लैंग्वेज होती है उसके 4 बेसिक पिलर होते हैं, आपको उन चारों को लेके चलना पड़ता है। सबसे पहला होता है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। स्किपिंग को हम यहाँ पे स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमारी ये मदर टंग नहीं है। तो आपको जितना ज़्यादा हो सकता है आपको रीड करना है। रीड के लिए आप कोई नॉवल यूज़ कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, बेसिकली मैं न्यूज़पेपर को प्रीफर किया करता था, जो कि द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस काफ़ी बेटर चॉइस होती थी न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर के लिए अपने लेजर टाइम में से 1 घंटा निकालना है डेली, और आपको फ्रेंड्स हर एक एस्पेक्ट के ऊपर रीड करना है। आपको कभी जो स्पोर्ट्स के कॉलम्स आते हैं आपको कभी वो रीड करने, कभी आपको फाइनेंशियल कॉलम्स आते हैं वो रीड करने, और आपको कभी एडिटोरियल्स रीड करने, ताकि आपका इंक्लूसिव वे में ऑलराउंड आपका इंग्लिश इंप्रूव होता रहे। और फ्रेंड्स, इसको जब रीड करते हो तो आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको ऐसे रैंडमली रीड नहीं करना है। आप जब भी रीड करते हो तो आपने जितने भी रूल्स पढ़े हैं उनको रैंडमली किसी किसी लाइन के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि ये चीज़ यहाँ ये रूल यहाँ पे सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एडवर्ब हो गया, ये नाउन हो गया, ये प्रोवर्ब हो गया। ऐसे रैंडमली अगर आपके पास 50 लाइंस का एक कॉलम है तो 5-7 लाइन के अंदर आप ये सब चीज़ अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपका ग्रामेटिकल पार्ट का भी यहाँ पे प्रैक्टिस होता रहेगा। फिर सेकंड चीज़ आपको ये करनी है वहाँ पे कि आपको वहाँ पे जितनी भी वोकेबलरी नहीं आती है, चाहे वो कितना ही आसान वर्ड क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही टफ क्यों ना वर्ड हो, ठीक है, आपको वो वहाँ से वर्ड निकालना है। आपको अपनी एक कॉपी बनानी है अलग से, जिसके अंदर आपको वो वर्ड नोट डाउन करना है। और आपको एक डिक्शनरी अपने मोबाइल में हमेशा रखनी है, जिसको मैं रखता था मेरियम वेबस्टर, जिसके ऊपर आपको हर एक वर्ड के ऊपर वर्क करना है। आपको उस हर एक वर्ड के 4-4 मीनिंग्स होते हैं, तो आपको वो चारों मीनिंग्स पता होने चाहिए। आपको सारे एग्जाम्पल पढ़ने हैं वहाँ से, और जो भी आपको वहाँ से रेलेवेंट और काम का लगता है वो आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है। और इसके ऊपर आपको डेली का 1 घंटा इनफ रहेगा। जितना ज़्यादा फ्रेंड्स आप रीड करोगे उतनी ज़्यादा आपकी सेंस और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। ये जितनी भी सेंस है और अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको कहाँ पे बेनिफिट करेगी? ये आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगी आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, आपके क्लोज टेस्ट के अंदर, आपके जो PQRS होंगे उसके अंदर, और कहीं आपके फिलर्स आ गए आपको वहाँ पर भी यूज़ होगा। तो ये आपकी इंक्लूसिव वे होगा। इसके बाद हम बात करेंगे वोकैब की और ग्रामर की, जिसके लिए हम बुक्स भी यूज़ करेंगे। वोकैब आपका रीडिंग पार्ट के अंदर भी आ चुका है, और आपका हम बुक्स के अंदर भी अभी आगे मैं डिस्कस करने वाला
बुक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास में 4 to 5 बुक्स है जो मोर देन सफिशिएंट है। उसके अलावा आपको कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सबसे पहली बात करूँ तो फ्रेंड्स, आपको प्लिंथ टू पैरामाउंट जो नीतू सिंह की बुक आती है वॉल्यूम 1, वो सबसे बेसिक बुक है और वो सबसे पहले आपको करनी है। उसमें से आपको ग्रामेटिकल पार्ट जितना भी है वो सारा बहुत अच्छे से करना है और काफ़ी रेलेवेंट दिया हुआ है एसएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ग्रामर के लिए आप जब ये फिनिश कर लो तो उसके बाद मैंने एक बुक और करी थी जिसका नाम है AK सिंह की बुक है वो, मिरर ऑफ कॉमन एरर। उसके अंदर से भी आपको स्टार्टिंग के जितने चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे सोल्व करने हैं। ठीक है, ग्रामेटिकल पार्ट आपका हो चुका है फ्रेंड्स। इसके बाद में आपको डेली बेसिस पे आपको 15 मिनट या 20 मिनट निकाल के डेली हर एक चैप्टर का रिवीजन करना है, ताकि वो रूल्स आपके माइंड में हमेशा बने रहे जब तक आपका एग्ज़ाम होता रहे। और 15-20 क्वेश्चन आप डेली के आप एरर के वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपको एक बुक और बहुत अच्छी बुक है जिसका नाम है SP बख्शी, आप उसको यूज़ कर सकते हो। आपको उसको पार्शली सॉल्व करना है, आपको उसको कम्प्लीटली नहीं जाना है। आपको फिलर्स हो गए आपके और क्लोज टेस्ट हो गए, आपको ये सारी चीज़ें वहाँ से इम्प्रूवमेंट हो गए, नो एरर हो गए, तो आपको वहाँ से आप ये सारी चीज़ें 10-10 या 20-20 डेली के हिसाब से आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक मैं मानता हूँ आपकी प्रिपरेशन के दौरान, वो मैं मानता हूँ MB पब्लिकेशन की जो बुक आती है, आपको वो पूरी की पूरी बहुत अच्छे से सॉल्व करनी है। अभी मेंस का टाइम चल रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं क्या किया करता था, मैं ये किया करता था कि जब ये 25-25 क्वेश्चंस के जो सेट आते हैं, मैं 1 घंटे के अंदर करीबन 5-6 सेट लगा लेता था। फिर उनको मैं अच्छे से एनालाइज करता था, जो चीज़ें मेरी गलत होती थी या मेरा नहीं पता होता था उन चीज़ों को मैं हाईलाइट करता था। तो आपको भी ऐसे ही करना। अभी सबसे पहले आपको प्री के सारे के सारे पेपर सॉल्व करने हैं और जब ये फिनिश हो जाते हैं इनको अच्छे से रिवाइज कर देना है। और उसके बाद में जब आपका लास्ट का टाइम आ रहा होगा, जैसे जैसे आपका मेंस नज़दीक होगा, तब आपको मेंस के सेट्स उठाने हैं, आपको टाइमर लगाना है और आपको बहुत अच्छे से उनको सॉल्व करना है। उनके हर एक जहाँ पे आपकी गलती होती है आप उसको नोट डाउन करना है और हाईलाइट करना है, ताकि आपकी ये बुक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो पाए। दोस्तों, प्रैक्टिस के अलावा इस बुक में काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे से दे रखी है। 1 वर्ड इसके अंदर बहुत अच्छे से दे रखे हैं आपके लिए। ईडियम्स भी यहाँ पे बहुत कलेक्टेड हैं, आप ईडियम्स भी यहाँ से रीड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, फ्रेजल वर्ब्स जिसमें बहुत सारे बंदों को प्रॉब्लम होती है, तो फ्रेजल वर्ब्स के लिए मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगा। अगर आप सीधा रट्टा मार सकते हैं तो आप सीधा MB पब्लिकेशन के जो आगे फ्रेजल वर्ब्स दे रखी है, आप उनको सीधा रट्टा मारिए। अगर आपको रट्टा नहीं मारना है, आप बोलो नहीं मेरे को थोड़ा समझ के करना है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। आप इन्हीं के ऊपर है ना, आप सर्च करिए नेट पे, 1-1, 2-2 इनके ऊपर सेंटेंस खुद फॉर्म करने की कोशिश कीजिए और एक अलग से कॉपी बनाइए फ्रेजल वर्ब की, जिसके अंदर आप फ्रेजल वर्ब लिखिए, उसका हिंदी या इंग्लिश मीनिंग जो भी आपको लिखना है वो लिखिए। 1 या 2 एग्जाम्पल आप उसके अपनी तरफ से ऐड कर दीजिए। दोस्तों, अगर ये पार्ट अगर आपका वीक है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे थोड़ा सा हार्डवर्क तो दिखाना पड़ेगा, थोड़े एफर्ट्स तो यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। और यहाँ से आप अपने फ्रेजल वर्ब्स को भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। 1 वर्ड हो चुका है, फ्रेजल वर्ब हो चुका है, और यहाँ पे आपकी ईडियम्स भी बहुत अच्छे से दे रखी है। आप ईडियम्स को भी फ्रेंड्स यहाँ से याद करिए। और मैं क्या किया करता था, जो ईडियम मेरे को अच्छे से नहीं याद हो पाती थी, मैं उस ईडियम का एक वो लिख लेता था, एक सेंटेंस फॉर्म करके या फिर नेट से सर्च करके एक सेंटेंस उसके सामने लिख लेता था। क्योंकि सारी ईडियम्स के सामने तो लिखना नहीं है, कुछ कुछ ही होंगी एक पेज पर, तो उनके सामने आप ये सब काम कर सकते हो, ताकि ये आपके लिए हमेशा के लिए सेव हो जाए, आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर जो होता है ना फ्रेंड्स, जब चीज़ें आपको आती भी है ना, तो वो एग्ज़ाम प्रेशर वो चीज़ आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज करा देती है और आपको कई बार गलत करा देती है। फिर आप जब बाहर निकल के आते हो तब आप बोलते हो कि शिट यार, सिली मिस्टेक हो गई। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको मैंने न्यूज़पेपर के बारे में बता ही दिया है कि आपको न्यूज़पेपर भी रीड करना है। दोस्तों, एक काम और कर सकते हो आप, जो मैं किया करता था, मैंने आपको बताया था रीडिंग, लिसनिंग, ये सारे लैंग्वेज के एक पिलर होते हैं। तो आप जब आपका फ्री टाइम होता है ना, तो आप मोटिवेशनल स्पीचेस भी यूट्यूब से आप सर्च कर सकते हो और सुन सकते हो, जिससे आपके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपका अच्छे से टाइम यूटिलाइज हो जाएगा, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा वहाँ से। दूसरा, आपका जो लिसनिंग वाली प्रोसेस है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, वो भी आपकी वहाँ पे अच्छे से इम्प्रूव होने की रहेगी। तो आपको इन सब चीज़ों के ऊपर इंक्लूसिव वे में बात करनी, आपको प्रिपेयर करना है। और मैं अब आपके साथ में टॉपिक वाइज डिस्कशन करूंगा कि हर एक टॉपिक का
क्या इंपॉर्टेंस है और आपको किस हिसाब से प्रायोरिटी बेस पे आपको कैसे कैसे इन चीज़ों को प्रिपेयर करना है और कैसे फिर इन सारे आपके नॉलेज को आपको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करके एग्ज़ाम में वहाँ पुट करना है और बेस्ट मार्क्स आपको लेके आने हैं। तो अब हम बात करते हैं आगे टॉपिक वाइज डिस्कशन। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको मैं मानता हूँ वो है एक्टिव पैसिव और जो नरेशन वाला पार्ट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके कम लगभग 50 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और ये फुल बेनिफिट वाला आपका सेक्टर है। आपको 50 के 50 सही करने हैं, 47 48 जितने भी आते हैं आपके 100% एक्यूरेट होने चाहिए। यहाँ पे आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, ठीक है। जिसके लिए आप क्रिस्टोफर फोनेक्स की जो बुक आती है एक्टिव पैसिव नरेशन की, वो आपको लेके आ जानी है। उसके अंदर स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स वगैरह हैं उनके सारे के सारे रूल्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। और आपको एक बार नीतू सिंह की जो ये वाले चैप्टर हैं एक्टिव पैसिव नरेशन के, आपको इनके रूल्स भी एक बार देख लेने हैं और वहाँ से भी प्रैक्टिस कर लेनी है। और यहाँ पे भी आपको डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, जहाँ पे 1-2 सेट आप डेली के इनके लगा सकते हो। और इसके बाद में आपकी मॉक टेस्ट के अंदर भी प्रैक्टिस हो जाएगी और MB से जब आप करोगे प्रैक्टिस तो आपका ये जो सेक्शन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर इसके बाद करेंगे हम सबसे सेकंड इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। दोस्तों, ये तो आपको अपने रीडिंग सेक्शन से ही इम्प्रूव करना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव होता जाएगा। फिर थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे क्लोज टेस्ट की। तो दोस्तों, क्लोज टेस्ट जो होता है वो आपका ग्रामर, वोकेब और आपकी सेंस तीनों का एक बहुत परफेक्ट मिक्सचर होता है, जहाँ पे आपको फ्रेजल वर्ब्स पता होनी चाहिए, आपको प्रेपोजिशंस पता होनी चाहिए, आपको वोकेबलरी पता होनी चाहिए, आपके ग्रामेटिकल रूल्स भी कई बार वहाँ पर लग जाते हैं। तो इसके लिए आपका रीडिंग सेक्शन भी वर्क करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जितना वोकेब वाला सेक्शन आपने खुद याद किया है वो भी आपका यहाँ पे रहेगा। और इसकी प्रैक्टिस के लिए आप मॉक टेस्ट जो आपका होगा उसके अंदर प्रैक्टिस होएगी, और आपकी MB पब्लिकेशन के अंदर जो दे रखे हैं क्लोज टेस्ट वो मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा मेहनत करने की है तो आप अदर बुक्स आती हैं मार्केट में, वो आप पता करके आप कर सकते हो। बाकी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और ये कभी भी परफेक्ट वे में नहीं होता। 25 क्वेश्चन आते हैं तो आप ये मान के चल रही है कि आपके 21 या 22 या 20 तक, अगर 20 प्लस आपके सही हो रहे हैं तो आप सही रास्ते पे हैं। 25 में से 25 यहाँ पे बहुत रेयरली सही होते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लेना है कि मेरे को जब तक 25 में से 25 नहीं होंगे तब तक मैं इसको सॉल्व करता रहूँगा, ठीक है। तो ये हो गई आपके क्लोज टेस्ट की बात। फिर मैं आपसे बात करूँगा PQRS के ऊपर। PQRS भी आपका रीडिंग सेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, PQRS में काफ़ी चीज़ें होती है, आपको कुछ ट्रिक्स भी यहाँ लगती है। आपको कनेक्टर्स पता होना चाहिए कि यार फर्स्ट लाइन इसके बाद में ये ज्वाइन हो रही है, इसके बाद ये ज्वाइन, तो आपको पूरा का पूरा PQRS एक बार पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपका ऑटोमेटिक माइंड पकड़ लेगा कि यार ये लाइन पहले आएगी, ये लाइन बाद में आएगी। तो ऐसे आपको, चाहे आप मिड में से उनको अरेंज करना शुरू करो या आप स्टार्टिंग से या फिर आप एंडिंग से, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, और वहाँ पर आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना है और आपको वहाँ पर अच्छे नंबर लेके आने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में मैं आपसे बात करूँगा जैसे साइनोनिम्स और एंटोनियम्स। मैंने देखा है बहुत सारे बंदे जो होते हैं वो साइनो एंटो के पीछे बहुत बुरी तरह से भागते हैं। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, आप बिल्कुल भी एक भी साइनो एंटो बिल्कुल मत याद करिए। जब आपकी वोकेबलरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता होगा, तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ पर एग्जाम में साइनो एंटो खुद ब खुद ढूंढ लोगे कि ये साइनो है, ये एंटो है, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर सेकंड में आपसे मिस स्पेल्ड के बारे में बात करूंगा। अक्सर बच्चे इस चीज़ को बहुत हल्के में ले लेते हैं कि यार स्पेलिंग मिस्टेक ही तो है, कर देंगे वहाँ पे, तो आपको हल्के में इस चीज़ को नहीं लेना है। 3 आपके क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। आप इसकी प्रैक्टिस MB पब्लिकेशन से कर सकते हैं, ये मोर देन सफिशिएंट है। और इसके अलावा आप SP बख्शी में भी कुछ दे रखी है, तो आप वहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पे भी आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में मैं आपसे बात करूँगा वन वर्ड की। तो आपको बताया मैंने MB पब्लिकेशन के आपको यहाँ से 1 वर्ड करने हैं, आपको नीतू सिंह के यहाँ से 1 वर्ड करने हैं, और फिर आपका जो मॉक टेस्ट होगा उसमें से आपको करना है। अगर इस चीज़ के अलावा कहीं से कुछ आता है तो दोस्तों वो आपके लिए भी नया होगा, वो किसी और के लिए भी नया होगा, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एफर्ट इतने ही लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। फिर मैं बात करूँगा आपसे इडियम्स के बारे में। तो इडियम्स आपको प्लिंथ टू पैरामाउंट से करनी है, और आपको MB पब्लिकेशन से करनी है इडियम्स, और आपके पास में फिर मॉक टेस्ट भी होंगे जिससे आप इडियम प्रिपेयर करोगे। और आप चाहो तो आप लास्ट में SP बख्शी के भी इडियम्स देख लो ना, क्योंकि फ्रेंड्स इडियम्स वही कॉमन है, आपको मोर देन 70% सारी इडियम आपको इधर उधर कॉमन मिलती रहेगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो आपको नया होगा उसको आप हाईलाइट कर लेना, नोट डाउन कर लेना, कोई इशू नहीं है उसका।
फ्रेजल वर्ब के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि आपको एमबी पब्लिकेशन की या तो आप सीधा रट्टा मार लो, और आप इसके लिए एक बुक और आती है, वो नीतू सिंह की वॉल्यूम 2 जो आती है, उसमें भी फ्रेजल वर्ब्स काफ़ी सही दे रखी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। फिर इसके बाद में आपसे मैं बात करूँगा नो एरर की और इम्प्रूवमेंट की, जिसका मैंने आपको बता दिया था मिरर ऑफ कॉमन एरर और प्लिंटू पैरामाउंट। इनकी आपको डेली बेसिस पे आपको एक्सरसाइजेस करनी है और इनके रूल्स भी आपको अच्छे से याद करने हैं। फिलर्स के लिए आपकी वोकेब जितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग होगी और आपको जितना अच्छा नॉलेज होगा हर एक वर्ड का कि किस वर्ड को हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो आप सारा का सारा ये कर लोगे। तो फ्रेंड्स, ये लगभग आपका सारा का सारा मैंने डिस्कस कर लिया है आपका टॉपिक वाइज। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट आता है वो आता है ये कि आपका जब एग्ज़ाम होगा, आपको दुनिया भर का नॉलेज है, पर आप वहाँ पे कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हो। दोस्तों, यही बुक्स हैं जो आप भी पढ़ रहे हो और जो होने वाले टॉपर्स हैं वो भी पढ़ रहे हैं। हमने भी वही पढ़ी, हमसे पहले वालों ने भी लगभग यही पढ़ी। तो फिर डिफरेंस कहाँ आ जाता है? डिफरेंस यहीं पे आ जाता है कि जिसकी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा अच्छी होगी और ज़्यादा वो अच्छी अपनी स्ट्रेटेजी से वहाँ पे अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट करेगा, वही वहाँ पे बेस्ट मार्क्स लेके आएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, मेरा जो एग्ज़ाम था वो आया था 13 सितंबर को 2018 के अंदर। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, जब मेरा एग्ज़ाम शुरू हुआ था तो मेरी एक आदत है एग्ज़ाम को मेरी एक स्ट्रेटजी है जो आपको भी फॉलो करनी है। वो क्या है? आपको 3 चीज़ें स्किप करनी है देखते ही। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और PQRS, ये 3 चीज़ें आपके सामने आते ही आपका जो माउस होना, कर्सर होना चाहिए, वो स्किप के ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, इन 3 चीज़ों को आपको स्किप करके फिर आपको पेपर शुरू से स्टार्ट करना है। तो आप लगभग 1 घंटे के अंदर आप लगभग 120-30 क्वेश्चन आप कर चुके होंगे, और इस बीच में दोस्तों आपको पूरा पता चल चुका होगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है। ठीक है, मेरे साथ ये हुआ था एग्ज़ाम के अंदर कि जब स्टार्टिंग के 10-15 मिनट निकले थे तो उसमें 2-3 मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किप किए थे और एक मैंने क्लोज टेस्ट स्किप किया था। तो जब मैंने उनको स्किप किया तो आंखों के सामने से निकले तो वो इतने बड़े बड़े थे कि मेरा वहाँ पे माइंड ये हो गया कि यार ये तो पेपर काफ़ी लेंथी है, और अगर शुरू से स्पीड नहीं रखी तो तेरे लास्ट में कुछ ना कुछ पक्का है कि छूटेगा ही छूटेगा। तो मैंने अपनी वहीं से स्पीड को एक मॉडरेट लेवल पे लेके आ गया। कभी कभी मैं ये होता था कि हर एक क्वेश्चन को कभी 2 रीड दे देता था कि यार आज सही से कर लेता हूँ, इसको दोबारा आने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने उसको फिर बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया कि यार ये पेपर काफ़ी लेंथी है। फिर 1 घंटे में मेरा लगभग 120 क्वेश्चन 130 क्वेश्चन हो चुके थे और मेरा माइंड भी क्लियर हो चुका था कि पेपर बहुत लेंथी है और मेरी स्ट्रेटजी वहाँ पे मॉडिफाई हो चुकी थी। फिर उसके बाद में अगला घंटा जब शुरू हुआ तो 5 आपके पास में कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, जिसमें से जो रिलेटिवली 4 स्मॉलर थे वो मैंने सबसे पहले फिनिश किए, और जो सबसे बड़ा था उसको मैंने साइड में रख दिया कि यार अगर लास्ट में पेपर लेंथी है, अगर कुछ छोड़ना पड़ेगा तो मैं ये वाला पैसेज छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में मैं क्लोज टेस्ट के ऊपर गया, मैंने सारे के सारे क्लोज टेस्ट किए। फिर उसके बाद में मेरे पास में PQRS बचे थे। PQRS को मैंने ऐसे अरेंज किया कि यार जो सबसे इजी हैं ढूंढ के उनको मैंने सबसे पहले किया, और जो लास्ट में टफ बच रहे थे तो लास्ट के 2-3 जो काफ़ी लेंदी और टफ थे उनको मैंने फिर से छोड़ दिया। फिर मैं कहाँ गया? मैं फिर वापस से उसी पैसेज के ऊपर गया जिसमें मेरे पास में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट था, उसको मैंने सबसे पहले फिनिश किया। उसके बाद मेरे पास में 5-6 मिनट बच गए थे, उन 5-6 मिनट में आके मैंने फटाफट PQRS फिनिश किए। और दोस्तों, जो मेरा पेपर था वो सही में काफ़ी लेंथी था। एग्ज़ाम में मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे जिनसे मेरी बात भी हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि यार तुम्हारे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए? तो उन्होंने मुझे यही कहा कि यार एक बोलता है भाई 170 हुए, एक 180 और 190 तो किसी ने बोला भी नहीं, क्योंकि पेपर वाकई में लेंथी था। जिनके पास स्ट्रेटजी नहीं थे वो क्वेश्चंस छोड़ के आए, और दोस्तों मैं 200 में से 200 क्वेश्चंस पूरे करके आया। तो यहीं पे एक डिफरेंस आ जाता है, आपकी स्ट्रेटजी अगर बेटर होगी तो वो आपको ज़रूर वहाँ पे काम आएगी। और ये स्ट्रेटजी मैंने सीधा एग्ज़ाम में नहीं लगाई थी, ये स्ट्रेटजी के ऊपर मैंने हमेशा मॉक टेस्ट देता था, तो मैं हमेशा इस स्ट्रेटजी के ऊपर ही काम करता था। तो इससे मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर आया। और दोस्तों, अब मैं आपको बताऊँगा 1:3 वाला जो कंसेप्ट है वो एक्चुअल में है क्या, वो आपको कितना बेनिफिशियल हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट तो मैंने आपको बता दिया कि आपको अपने एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस फ्लो में अटेम्प्ट करना है।
अब आपको टाइम मैनेजमेंट हो गया, अब आपको एक्यूरेसी के ऊपर जाना है। तो एक्यूरेसी के लिए 1:3 का कंसेप्ट ये है कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है आपको अपना माइंड पूरा एक्टिव रखना है, अलर्ट रखना है, हर एक क्वेश्चन को एक रीड देना है और आपको जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से सबसे पहले आपको एक करेक्ट वन को चूज़ करना है और आपको जो बाकी के जो 3 लेफ्ट ओवर आपके ऑप्शन है उनको आपको तीनों को उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको उनको रॉन्ग प्रूव करना है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है और हाँ ये सही है। इसका मतलब ये हो गया है कि आपने वो क्वेश्चन कंप्लीटली 100% एक्यूरेसी के साथ कर लिया है। जब आप हर एक क्वेश्चन के ऊपर 100% एक्यूरेसी लगाओगे तो जब आप फाइनल में अपना ओवरऑल आउटपुट देखोगे तो वो आपको 100% एक्यूरेसी ही नज़र आएगी। तो दोस्तों कभी हमारे साथ में ये हो जाता है ना कि क्वेश्चन पढ़ा, नीचे एक ऑप्शन देखा, वो हमें सही लगा, हमने टिक करके हम आगे बढ़ गए, फिर जब बाद में आंसर की आती तो हम बोलते हैं शिट यार सिली मिस्टेक हो गई। तो ये जो 1:3 वाला कंसेप्ट है ये आपको अप्लाई करना है मॉक टेस्ट के अंदर भी और ये आपकी एक्यूरेसी को बहुत अच्छे से मेंटेन करेगा। दोस्तों पूरे एग्ज़ाम के अंदर, मेंस के अंदर मेरा सिर्फ एक ही सिली मिस्टेक था, वो जो मैं मानता हूँ मेरा सिली मिस्टेक हो गया था, बाकी जो भी था वो मेरी तरफ से गलत हुआ था, मैं उसका कोई रिग्रेट नहीं करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों फॉलो करनी है और आप बहुत अच्छे से अगर इनको इम्प्लीमेंट कर पाओगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो। आज जो मेंस के एग्ज़ाम आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी और थोड़ा इजी वे में आ रहे हैं, तो आपको वहाँ पे अपनी सारी स्ट्रेटजी अच्छे से इम्प्लीमेंट करनी है और अच्छे मार्क्स आपको लेके आने हैं। इंग्लिश बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपको काफ़ी मेहनत और हार्डवर्क दिखाना पड़ेगा। और दोस्तों ये थी मेरी सारी प्लानिंग और स्ट्रेटजी जो आपको फॉलो करनी है। आपको काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आपकी इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आप बिल्कुल भी इसको हल्के में मत लेना, ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मेरा भी यही था कि यार मैं इंग्लिश में जितना हो सकेगा मैक्स टू मैक्स खींचने की कोशिश करूँगा। भगवान ना करे मैथ में 10-15 नंबर का अगर हेर फेर हो जाता है तो आप इंग्लिश में इसको कंपनसेट कर सकते हैं। जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो इसके ऊपर अपना हाथ बनाए रखें और जिनकी इंग्लिश वीक है वो अपने एफर्ट्स यहाँ से अभी से बढ़ा दें, क्योंकि इंग्लिश में आपको अच्छा स्कोर करना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि 170 का स्कोर तो बहुत ही कॉमन स्कोर हो चुका है। तो आपको 180 190 तो लाना ही पड़ेगा, तभी आप कंपटीशन के अंदर आप स्टैंड करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए और प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अभी नया आया हूँ यूट्यूब पर, मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। अगर ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है तो मैं अपने आप को बहुत सही समझूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे फर्स्ट वीडियो को, जिसके बंदे के एक भी सब्सक्राइबर नहीं था, मेरा वो वीडियो भी 2K क्रॉस कर चुका है। और जो मैंने टायर 3 के ऊपर वीडियो बनाया था उस पर भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं। अगर दोस्तों अगर आपको किसी को भी पर्सनल गाइडेंस भी अगर मुझसे चाहिए हो तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। मैं अभी फ्री हूँ लॉकडाउन के अंदर, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप मुझे बाकायदा मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली गाइड करने के लिए रेडी हूँ। तो दोस्तों अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेजेस को हमेशा एक्सप्लोर किया जाता है और आप अच्छे मार्क्स लेके आइए। आई होप आपको आपकी ड्रीम जॉब मिले और थैंक यू वेरी मच।